हाय बच्चा पार्टी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर का डिस्कशन। जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया था एसएसटी के लिए या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, उसी के बेसिस पे हमने ये सैम्पल पेपर्स बनाए हैं। आज मैं सोशल साइंस का करा रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए साइंस का भी बहुत जल्दी लेके आऊंगी। इनफैक्ट 2-3 बोलोगे तो 2-3 करा दूंगी पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सैम्पल पेपर जो आज हम सोशल साइंस का कर रहे हैं, ये आपके वाले बैच के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट सैम्पल पेपर के पैटर्न पे ही ये बना है। तो ये आपको प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करेगा। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क ये सारे क्वेश्चन भी हैं। आंसर्स के साथ दे रही हूँ और फ्री पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। चलो अब मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसमें मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस सैम्पल पेपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑस्वल पब्लिकेशन के एसक्यूपी से डाले हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। ऑस्वल की बुक्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये AA वाला। उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आपको इसके कुछ आंसर्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आंसर्स अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखे होते हैं तो मैं उस बुक से आंसर्स ले लेती हूँ। तो मोस्टली आंसर्स इस किताब से हैं। अगर अभी तक आपने कोई किताब नहीं खरीदी है तो आप ये ले सकते हो। इनफैक्ट इनकी एक लास्ट मिनट प्रिपरेशन की भी बुक आती है जो बहुत ही अच्छी है। ये दोनों बुक के ना मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन गो थ्रू द लिंक। ऑनलाइन लिंक्स हैं तो इन पर डिस्काउंट भी चल रहा होगा। और इस अकेडमिक ईयर के इस टाइम पे, प्री बोर्ड और बोर्ड्स के टाइम पे, ये दोनों बुक्स आपके बहुत काम आ सकती है। तो देख लेना, गो थ्रू द लिंक, इफ यू वांट इट यू कैन टेक, ठीक है। चलो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। 20 एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में। तो इस तरीके के एमसीक्यूज हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इसे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हमारे हिस्ट्री की डेट्स में याद होंगी। अब इसमें देखो क्या है कि 4 चीजें दे रखी हैं, दोनों कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको 4-4 चीजें दे रखी हैं। चारों चीजें नहीं भी आती ना, अगर आपको 3 चीजें आती हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मिनिमम आपको 2 चीजें आनी चाहिए, मैक्सिमम आपको 3 चीजें आनी चाहिए, उससे आपको आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में चालू हुआ था और 1 साल बाद जो है चौरी चौरा हो गया था, वायलेंट हो गया था, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन को कॉल ऑफ कर लिया था। तो 1922 भी आपको पता है। आपको ये पता है कि नॉन कॉपरेशन से पहले खिलाफत कमेटी बनी थी, क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था कि खिलाफत कमेटी का ही तो इशू यूज करके हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट किया था, है ना। तो आपको इतना समझ आ रहा है कि यार नॉन कॉपरेशन से पहले जो है खिलाफत कमेटी आएगी तो 1921 से पहले का ही होगा, और बहुत ज्यादा पहले भी नहीं हो सकता, क्योंकि गांधी जी ने मौके पर चौका मारा था, है ना। गांधी जी ने खिलाफत इशू यूज किया था। तो खिलाफत कमेटी बनी थी आपकी 1919 में। इस तरीके से आप जोड़ घटा करके, थोड़ा सा मेंटल सब्सट्रैक्शन एडिशन करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाई चांस अगर आपको सारी डेट्स आती हैं तो बेस्ट है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम ए को मैच करेंगे 4 के साथ, 1917 को मैच करेंगे आपका खेड़ा सत्याग्रह के साथ, और 1917 को खेड़ा, 1919 को खिलाफत और 1922 को नॉन कॉपरेशन, ओ सॉरी चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। ऐसा है। 1921 को हम इससे करेंगे, सॉरी 1921 को 4 के साथ नहीं करेंगे हम, 1921 को हम करेंगे 1 के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी का है ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग्स टू द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। 4 चीजें दे रखी हैं, इन चारों चीजों में से ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो टर्शियरी सेक्टर को बिलोंग करता है। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। फिशरमैन या फिशर विमेन जो होती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो गई हमारी मछलियां, मछलियों से डायरेक्ट लिंक्ड में है, उनका डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। फार्मिंग में भी आप खेती लैंड पे होती है, लैंड नेचुरल रिसोर्स है, डायरेक्टली लिंक्ड में हो, फार्मिंग भी प्राइमरी में आएगा। फैक्ट्री वर्कर जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो वो आते हैं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। टीचर एक प्रोफेशन है बच्चा, तो कॉबलर से लेके लॉयर से लेके डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके जो भी प्रोफेशन हैं और सर्विसेज हैं वो टर्शियरी सेक्टर में आती है। सो राइट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। 4 इवेंट दे रखे हैं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कि टाइमलाइन के हिसाब से लगाओ, जो चीज पहले हुई है उसे पहले लिख दो, जो चीज बाद में हुई है उसे बाद में लिख दो। ट्रीटी ऑफ वेना, अब देखो डेट नहीं भी, एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट ईयर नहीं भी याद, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप ये सोचो कि चैप्टर में स्टार्टिंग में आप क्या पढ़ते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, राइट। बाय द वे नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद देखो क्या है, ट्रीटी ऑफ वेना दिया है, नेपोलियनिक वॉर दिया है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आपको पता है फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन अपने आप को मोनार्क बना के बैठ गया था फ्रांस में, है ना। तो उसके बाद नेपोलियन के मोनार्क बनने के बाद तो नेपोलियन को हराने के लिए लड़ाइयां शुरू हुई थी। तो नेपोलियनिक वॉर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आएगा, तो 4 के बाद आना चाहिए 2। अब 4 के बाद 2 में भी हमारे ऑप्शन और ए और डी दोनों सेम लग रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। नेपोलियनिक वॉर हुआ,
फिर नेपोलियनिक वॉर में नेपोलियन को हरा दिया गया, है ना, वाटरलू में हरा दिया गया। फिर ट्रीटी ऑफ वेना साइन की, जो कंजर्वेटिव यूरोप के नेशंस ने साइन की थी। तो बाद में ट्रीटी ऑफ वेना हुई, तो तीसरे नंबर पे आई ट्रीटी ऑफ वेना। जैसे आपको 3 चीजें समझ आई वैसे आपको आपका आंसर देखने लग जाएगा 4 देन 2 देन 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो बहुत बाद में हुआ था, वो तो डिफरेंट सेंचुरी में हुआ था, तो वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गेट योर राइट आंसर। नेक्स्ट, what are the reasons for the growing importance of road transport in accordance to rail transport? रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा प्रमोट होता है, इनफैक्ट वो ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। रेल ट्रांसपोर्ट पहले बहुत अच्छा माना जाता था, रोड ट्रांसपोर्ट अभी जो है ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा क्यों है? पहला पॉइंट कह रहा है कि रेलवे जो है वो एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी पड़ती है, और ट्रैवल करना उससे थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रोड्स जो है वो डाइसेक्टेड या टूटा फूटा रास्ता होता है, वहां पे भी रोड्स को बनाना आसान होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रोड्स आर मोर पॉपुलर मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि रेलवे आर मोर रिस्ट्रिक्टिंग, रेलवे हर जगह नहीं पहुंचती है। तो इसमें से सबसे सटीक पॉइंट कौन सा है? सारे पॉइंट कुछ ना कुछ तरीके से सच्चे हैं। रेलवे को बिछाना, रेलवे की पटरी बिछाना थोड़ा महंगा पड़ता है। रोड्स जो हैं वो मोर पॉपुलर मीडियम ऑफ ट्रैवलिंग हैं, लेकिन इसमें सबसे सही पॉइंट ये है कि रोड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी बन जाती हैं, रेलवे जो है नहीं बनती। जैसे कि हिमालयाज में या फिर रेगिस्तान वाले इलाके में सड़क फिर भी देखने को मिल जाएगी, रेलवे देखने को कम ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग है। असर्शन है कि लोग जो होते हैं गाँव वाले एरिया में, इंडिया के रूरल एरिया में जो गाँव होते हैं, जो लोग होते हैं वहां पे, वो जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, अब सब कुछ भूल भाल के असर्शन देखो, सच्ची बात है कि नहीं? बिल्कुल खरी बात है। गांव में लोग फॉर्मल सेक्टर के पास नहीं जाते, इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं। गांव का कोई मनी लेंडर होता है, या रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार रिलेटिव एक ही बात हो गई, लेकिन घर वाले होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं से पैसे ले लेते हैं। रीजन कह रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो क्या इसलिए गांव वाले जाते हैं लोगों के पास लोन ले ले? नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। लोग जो है गांव में इनफॉर्मल सेक्टर पे इसलिए डिपेंड होते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मल सेक्टर बिना कोलेटरल के लोन देता नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, What percentage of land in India consists of fertile plain? हमारे पास कितना प्रतिशत फर्टाइल प्लेन है, इसको तो याद करना पड़ेगा। 43% हमारे पास फर्टाइल प्लेन है। ठीक है जी। नेक्स्ट, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज। मान के चलो हमारे पास 4 फैमिलीज हैं एक देश में, एक छोटा सा देश है, 4 फैमिलीज का। एवरेज पर कैपिटा इनकम है उस देश की 5,000 रुपए। एवरेज आ रहा है उन चारों फैमिलीज का 5,000 रुपए। 3 फैमिलीज की इनकम दे रखी है, एक की निकालनी है। सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है, एवरेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। यानी कि 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 डिवाइडेड प्लस एक्स, एक्स मान के चल लो चौथी फैमिली की इनकम, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 4, राइट। 5 इंटू 4 20,000, 20,000 माइनस 4 और 7 होता है 11, 11 और 3 होता है आपका 14, राइट। 14,000 है ना। तो 20 में से 14 गए, आपका आएगा 6,000। चौथी फैमिली की इनकम हो गई 6,000। ये मैंने डिटेल में इसलिए करके दिखाया है कि अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, वरना ये आपका 10 सेकंड में आंसर करने वाला क्वेश्चन है। 6,000 इज आंसर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो बार बार रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, बार बार नहीं बन पाते हैं, एक बार खत्म हो गए तो हो गए। सोलर एनर्जी तो आज भी है, कल भी होगी, 100 साल बाद भी होगी। कोल जो है हमारा ऑन दी अदर हैंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर सारा कोयला जो है खत्म कर दिया हमने तो फिर हमें नहीं मिलेगा, विंड एनर्जी फिर भी मिल जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन डाला है। सिविक्स में से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के आने की ज्यादा उम्मीदें हैं। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कार्टून को, अगेन ओसवाल की बुक से लिया है मैंने, ओसवाल के सैंपल क्वेश्चन पेपर से, सैंपल क्वेश्चन पेपर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो ये जो फोटो है ये पूछ रहा है कि कौन इस कार्टून को बेस्ट सिग्निफाई, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। ऑप्शन ए, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Option B, democratic government is coping with multiple pressure through accommodation. Option C, democratic government accepts the demand based on separate note. ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फेसिंग टेरिटोरियल इश्यूज विद द बॉर्डरिंग स्टेट। अब फोटो में आपको दिख रहा है कि डेमोक्रेसी के पत्थर पे एक अंकल बैठे हैं और उन पे पत्थर मारे जा रहे हैं, और पत्थर पे लिखा है कि स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, कहीं पुलिस की एक्सेस पावर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें जो है हर डेमोक्रेसी में होती हैं, कहीं ज्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। जितना बड़ा लोकतंत्र होगा, जितनी बड़ी डेमोक्रेसी होगी, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसमें दर्शाया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी बहुत सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉब्लम्स का भरमार
नहीं होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मुझे 1 सेकेंड देना। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रॉप विच हैज द फॉलोइंग फीचर। ये 3 फीचर्स दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि ये 3 फीचर्स कौन सी क्रॉप में। पहला फीचर है कि ये हमारे देश की मेन फूड क्रॉप में काउंट होती है। तो मेन फूड क्रॉप में हमारे पास राइस भी है, व्हीट भी है, इतना तो हमें पता चल गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इसे रेनफॉल चाहिए होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल। अब देखो हमारी राइस को बहुत रेनफॉल चाहिए होती है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर की रेनफॉल चाहिए होती है। इसे 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, तो ये व्हीट की तरफ जा रहा है। ठीक है। थर्ड कह रहा है कि इसे ग्रोइंग सीजन जो है थोड़ा सा कूल चाहिए होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, व्हीट, ऑप्शन नंबर ए। यहां से पहचानना है हमें। ठीक है। नेक्स्ट, in 1885 the big European powers met in dash to complete the carving up of Africa between them। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चा ये, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का है। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के 2 पहलू थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जहां यूरोप के बहुत सारे देश पावरफुल बन गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वहीं कई सारे डेवलपिंग नेशंस, जो आज के डेवलपिंग नेशंस या कॉन्टिनेंट हैं, उन पे दबदबा बनाया था यूरोप ने, और वहीं से जो है अपना पैसा निकाला था। और अफ्रीका को भी उन्होंने दबा के रखा हुआ था, और भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट को भी दबा के रखा हुआ था। तो और अफ्रीका का ये जो बंटवारा किया था उन्होंने अपने बीच में, यूरोप के देशों ने, वो किया था बर्लिन नाम की जगह पे। ये अगेन यूरोप में ही है। ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाँ जी, अरे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ विच इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या आप हैवी इंडस्ट्री बोल सकते हो, बिल्कुल। रॉ मटेरियल इसका भारी है, हैवी इंडस्ट्री होगी। लेकिन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को आप बेसिक या की इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। क्यों, यहां पे आना चाहिए था बोथ ए एंड बी, भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है, जो इसका फिनिश प्रोडक्ट होता है, वो बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। सो द राइट आंसर हियर इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चूज करेक्टली मैच्ड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन से रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही तरीके से मैच्ड है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, वो आपको बताना है। ए कह रहा है कि फार्मर जो सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट होता है अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, या होती है, क्या उसे ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा दिन चाहिए होंगे साल में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर जो होता है, उसे अपनी क्रॉप्स के लिए ज्यादा सपोर्ट प्राइस चाहिए होता है। भाई लैंडलेस रूरल लेबरर है तो उसके पास तो क्रॉप ही नहीं है, उसके पास लैंड ही नहीं है, तो क्रॉप कहाँ से है, तो क्रॉप के लिए अच्छे प्राइसेस कहाँ से मांगेगा। देन प्रॉस्पेरस फार्मर्स जो होते हैं पंजाब में, उन्हें वेजेस चाहिए होती है। फार्मर्स को वेजेस क्यों चाहिए होगी, वो तो क्रॉप खरीद के, क्रॉप बेच के प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। तो वो तनख्वाह के लिए तो काम नहीं करते, वेज का मतलब है तनख्वाह, ये भी गलत है। आदिवासी जो नर्मदा वैली में रहते हैं, उन्हें चाहिए कि उनका लाइवलीहुड फुलफिल हो जाए। नहीं, नर्मदा वैली में रहने वाले लोगों को तो चाहिए कि उनकी लाइवलीहुड के साथ साथ उनकी जो जमीन है उनसे ना ली जाए। तो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स नीड मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। दिस इज रॉन्ग, बी इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन डी इज समवट राइट। लाइवलीहुड तभी आएगा जब उनके पास लैंड होगा। तो जब नर्मदा वैली में रहने वाले आदिवासी से उनका लैंड छीना गया था और उन्हें फिर अच्छे से ज्यादा रिहेबिलिटेट नहीं किया गया था, तो उनसे लाइवलीहुड छीन लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। कौन से चैप्टर से है ये, डेवलपमेंट चैप्टर से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में 4 चीजें लिखी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी झूठी है। पुराने दिनों में जो लग्जरी एडिशंस हैं वो हैंड रिटन हुआ करते थे और वेल्लम नाम के पेपर पे छपा करते थे, जो एनिमल स्किन से बनता था। तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, तो ये तो पक्का सच्चा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जैसे जैसे बुक्स की डिमांड बढ़ती रही, वैसे वैसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ग्रेजुअली ज्यादा से ज्यादा फेमस होती रही यूरोप में। ये भी बिल्कुल सही है, सच्ची बात है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस हो गई थी। सी कह रहा है कि प्रिंट का जो ट्रांजिशन था यूरोप में, लोगों ने जो प्रिंट को अडॉप्ट किया वो बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया, बहुत ही इजी ट्रांजिशन था। ये गलत है। प्रिंट जो है फेमस हो रहा था यूरोप में, लेकिन ट्रांजेक्शन सिंपल नहीं था। क्यों, क्योंकि यूरोप में लिटरेसी उस जमाने में बहुत कम हुआ करती थी, सब लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ऑप्शन नंबर सी हियर इज नॉट ट्रू।
Many people fear that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. ये भी बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है कि प्रिंट कल्चर की वजह से कैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था और कैसे कई लोगों को डर लग रहा था कि प्रिंट की वजह से कहीं रिलीजन के अगेंस्ट ना खड़े हो जाए लोग, तो ये बात भी सच्ची है। सच्ची यहाँ पे क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बच्चा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में 4 चीजें लिखी हैं, आपको बताना है सच्ची कौन सी है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है ये पता होना चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं छूटती है, कहीं ना कहीं तो छूटती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में छूटती है, तो ये तो गलत है। देन ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो बात सच्ची है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ये प्रयास जरूर करती है डेमोक्रेसी, लेकिन गारंटी नहीं कर सकती। गारंटी वो करती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेटर इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये भी सही है। हम पढ़ते हैं कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है थोड़ा बेटर होता है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यूएसए इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। यूएसए एक डेमोक्रेटिक देश है लेकिन वहां पे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमें बोलना हो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम कौन सा बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी गारंटी नहीं करता, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यूएसए इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, जहां पे आना चाहिए बी एंड डी, ये होना चाहिए आंसर। बट अगर इसमें से चूज करना हो तो ऑप्शन नंबर डी सबसे सही लग रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी कुछ हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का प्रयास तो करती है, लेकिन सबसे सही आंसर तो होना चाहिए बी एंड डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटैंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है भारत का, वहाँ पे जो 7 बहनें हैं, 7 स्टेट्स हैं, वहाँ पे ट्राइबल बेल्ट्स में अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसका मेजर कारण क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आप डिफॉरेस्टेशन का अलग अलग इंडिया की स्टेट्स का अलग अलग कारण पढ़ते हो। नॉर्थ ईस्ट में जो है सबसे बड़ा कारण है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। ये कौन से चैप्टर से पता है? ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से नहीं है, ये फॉरेस्ट वाले चैप्टर से। फॉरेस्ट वाले चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झमिंग की वजह से वहां पे डिफॉरेस्टेशन होता है। अदरवाइज तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कम ही है, क्योंकि हम वहां पे फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं। तो ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग, मनी एंड क्रेडिट से असर्शन बोल रहा है कि क्रेडिट कुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। यानी कि आपने जो लोन लिया है वो आपका भला करेगा कि नुकसान करेगा, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, लोन लेके सलीम का भला हो गया था एनसीईआरटी में, और वहीं पे आई थिंक स्वप्ना नाम की एक फार्म लेबरर थी जिसके पास छोटा सा फार्म था अपना खुद का, उनका भला नहीं हुआ था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हमने क्रेडिट का दोनों पढ़ा है। रीजन बोल रहा है कि आपका लोन से बेनिफिट होने का चांस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होता है। बिल्कुल गलत बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो सब लक बाय चांस चल रहा होता है कि आपने लोन लेके बीज खरीदा, खेतों में पैसे लगाए, पता नहीं उस फसल अच्छी होगी नहीं होगी, कीड़े तो नहीं लग जाएंगे, बारिश आएगी नहीं आएगी। सो द राइट आंसर इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज मैटर्स डज द फैमिली लॉ डील। इसमें से किस मैटर पे फैमिली लॉ हमारे देश का डील करता है? मैरिज और डिवोर्स के केसेस में, अडॉप्शन के केसेस में, इनहेरिटेंस यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जायदाद कैसे जाएगी, क्या क्या चीजें कैसे कैसे बंटवारा होगा उसके केसेस में, या इन तीनों के केसेस में? बच्चा हमारे देश के जो फैमिली लॉज हैं वो इन तीनों से डील करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये काफी स्मार्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं दिया है, बट ये एक कॉमन सेंस बन जाती है जब आप फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ते हो। नेक्स्ट, विच एक्ट वॉज मेड इन कॉलोनियल इंडिया टू कंट्रोल प्रिंट रेवोल्यूशन। हमारे जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, हमारा जो आजादी से पहले वाला भारत था, उसमें प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए आयरलैंड में एक ऐसा लॉ बनाया गया था। उसी का देखा देखी भारत में भी वैसा ही एक लॉ बनाया गया था, आयरिश लॉ जैसा एक लॉ बनाया गया था, और उस लॉ का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बच्चा वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, Which of the following parties does the above symbol belong to? किस पार्टी को ये बिलोंग करता है? देखो इसको याद करने का तरीका है, पहली बात तो लाल रंग कम्युनिज्म का प्रतीक होता है, तो याद कर लो कि लाल रंग है तो या तो सीपीआई होगा या सीपीआईएम होगा। राइट, अब इसमें हसुआ बना हुआ है, यानी कि सिक्कल बना हुआ है, इसे सिक्कल बोलते हैं, इसे धान कटती है ना, तो ये धान कटने वाला पेजेंट्स को सपोर्ट करता है ना। जो सीपीआईएम है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म है, उसमें हथौड़ा भी बना होता है, सिकल के साथ हथौड़ा बना होता है। तो याद कर लो कि सीपीआई में धान बनी है पीछे सिकल के साथ, लेकिन सीपीआईएम में हथौड़ा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी पे आ गए हैं। इसमें हम 4 क्वेश्चन करेंगे, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स का आएगा ये सेक्शन। इंडेंचर्ड लेबर्स क्या होते हैं भाई?
ये कौन से चैप्टर से है? ये है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड अगेन। इंडेंचर्ड लेबर्स क्या होते हैं, उन्हें रिक्रूट कैसे किया जाता था? तो इंडेंचर्ड लेबर वो लेबर्स होते थे जो ब्रिटिश इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था। इंडेंचर्ड लेबर बॉन्डेड लेबर को बोला जाता है। इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड होता था उस दौरान में इन्हें लेबर की तरह काम करवाया जाता था, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी। इनके पास अनुमति नहीं होती थी, पावर नहीं होती थी, अथॉरिटी नहीं होती थी कि ये जब काम छोड़ के जाना चाहते हैं ये जा सकते हैं। उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्हें गुलाम बना के रखा जाता था। और 19वीं शताब्दी भारत में कई सारे लोगों को इंडेंचर्ड लेबर की तरह रिक्रूट करके भारत में भी काम करवाया जाता था, भारत से बाहर भी भेजा जाता था। भारत के बाहर जो ब्रिटेन की प्लांटेशंस थी, ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया हुआ था, वहां पे इंडिया के इंडेंचर्ड लेबर्स को भेजा जाता था और ये काम करते थे एजेंट्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग एजेंट्स हुआ करते थे जो भारत के लोगों को कभी कभी झूठे वादे करके भी बाहर भेजा करते थे और उनको मिलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से कमीशन, राइट। नेक्स्ट, डिफेक्शन क्या होता है डेमोक्रेसी में? डिफेक्शन डेमोक्रेसी में एक ऐसा फिनोमेना होता है, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि एक पार्टी से एक इंसान खड़ा होता है या खड़ी होती है और उस पार्टी के नाम पे वो सीट जीतते हैं और बाद में सीट पे बैठे बैठे वो पार्टी बदल लेते हैं। इसे डिफेक्शन बोला जाता है। तो इट इज अ सिचुएशन और अ फिनोमेना विच मीन्स मूविंग ऑफ अ पर्सन, किसी एक इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूविंग ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी फॉर पर्सनल बेनिफिट, चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। यानी कि आप जिस पार्टी से जीते हो उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेना सीट पे बैठे बैठे। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में बन गया था, तब से जो है डिफेक्शन एक कानूनी जुर्म बन गया है। अगर आप डिफेक्शन करोगे तो आपको अपनी जो सीट है, जो गद्दी है, वो छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग डिजायरेबल दो कारणों की वजह से, एक प्रूडेंशियल कारण है और दूसरा जो है मॉरल कारण है। यानी कि पावर शेयरिंग कुछ हमने देखा है, एक्सपीरियंसेस से देखा है, एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि पावर शेयर क्यों करना चाहिए। डिजायरेबल का मतलब क्यों लोग पावर शेयर करते हैं डेमोक्रेसी में। तो कुछ तो हमने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो एक्सपीरियंसेस से सीखा है उसे प्रोडेंशियल कारण बोलते हैं। जो मोरालिटी यानी कि हमने अपनी वैल्यू सिस्टम से सीखा है उसे मॉरल रीजन बोलते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि अध्यापक का काम होता है पढ़ाना, वैसे ही पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी का मतलब है। डेमोक्रेसी नहीं होती थी तो लोग राजा चूज करते थे, राजा चूज नहीं कर पाते थे, राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा बनता था, है ना। डेमोक्रेसी में हम जो है अपने लीडर्स को चूज करते हैं। तो पावर शेयरिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉरल रीजन। दूसरा है आपका पोटेंशियल रीजन, उसमें हमने जैसे बेल्जियम श्रीलंका की कहानी पढ़ी है, ऐसे हमारे देश, हमारी दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि जब पावर शेयरिंग होती है तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स लड़ते कम है। पावर शेयरिंग नहीं होती है तो सिविल वॉर के सीन बन जाते हैं। सो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इसे करने से सोशल ग्रुप में झगड़ा कम होता है। बिकॉज डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग कर देनी चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी आसान रहे। पावर शेयरिंग में लोगों का हक होता है कि जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है उसमें उनका एक इन्वॉल्वमेंट हो। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और एक देश के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड कब फेवरेबल होती है? तो एक देश से जो चीजें बाहर जाती हैं उन्हें आप बोलते हैं एक्सपोर्ट, जो चीजें देश बाकी देशों से खरीदता है उन्हें बोलते हैं इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे आप बोलते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक देश एक्सपोर्ट ज्यादा करता है यानी कि अपना सामान बाहर के देशों को बेचता ज्यादा है तो उसे प्रॉफिट होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल तब होती है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड जब आप बेचते सामान कम हो लेकिन अपने देश में खरीद के सामान मंगाते ज्यादा हो तो आपकी जेब से जाता है पैसा, और तब जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तब बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन सी पे आ गए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, 5 तो 15 मार्क्स का ये सेक्शन है। पहला है कि ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है उसे स्ट्रेंज क्यों बोला जाता है? भाई इटली का यूनिफिकेशन स्ट्रेंज नहीं है, जर्मनी का यूनिफिकेशन स्ट्रेंज नहीं है, ब्रिटेन का ही यूनिफिकेशन हम स्ट्रेंज क्यों बोलते हैं? तो इसका कारण ये है कि बाकी सबका जो यूनिफिकेशन है वो कम पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है, ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन है वो बहुत ही लंबा चला है, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस की तरह चला है। अब ब्रिटेन में बाकी देशों की तरह एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं रहते थे, ब्रिटेन में 4 एथनिसिटी के लोग रहते थे, यानी कि 4 डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। इन चारों में से जो इंग्लिश थे यानी कि जो इंग्लिश भाषा बोलने वाले थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, उनके पास ज्यादा पावर थी। धीरे धीरे उन्होंने बाकी देशों पे कब्जा करके अपनी वेल्थ, इंपॉर्टेंस, पावर को बढ़ा लिया था और तब उन्होंने वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश लोगों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया था, अगेन अपनी डोमिनेशन दिखा के। भाई स्कॉटलैंड को तो उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन से हथिया लिया जो 1701 में बना था, और फिर फाइनली आयरलैंड को भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अंदर 1801
एक में। अब देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या था या कैसे फोर्सफुली आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट किया था। यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आता तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती। मैं इनफैक्ट ये भी लिखती कि आयरलैंड में जाके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में फूट डाली गई थी और जबरदस्ती करके आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट किया था। अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट, Why is manufacturing sector considered as the backbone of the Indian economy? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देश की रीढ़ की हड्डी क्यों बोलते हो? क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे बैलेंस को कंट्रोल करती है। सिमिलरली आपको उठना है, बैठना है, जो भी करना है उसमें रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे ही एक देश की डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान है, 60% से ऊपर जनता हमारे यहाँ कृषि करती है, यानी एग्रीकल्चर करती है। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज चाहिए। भाई इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो जॉब भी प्रोवाइड करती है। जब किसी के पास अपना लैंड नहीं रहता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ही तो जॉब करने जाता है या जाती है। हमारे देश की पॉवर्टी और हंगर को कम करने में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। फिर जब हम अच्छा सामान बना लेते हैं तो अच्छा सामान हमारे देश में भी काम आता है और हम बाकी देशों को भी बेचते हैं, तो उससे हमारे देश में आता है फॉरेन एक्सचेंज। जो आप एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हो ना, उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस। इसमें आप ये भी डाल सकते हो कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, केमिकल्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर के फाइनल प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हंगर कम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से देश जो है अर्बन बनता है। ये पॉइंट्स भी वैलिड है, बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 बड़े बड़े पॉइंट्स इनफ। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके, उधारी पे नहीं ले रहे हो, आप परमानेंटली ले रहे हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेके जब आप लोकल गवर्नमेंट को दे देते हो तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लिटरली इसका मतलब होता है सेंटर से थोड़ा सा दूर जाना। तो सेंटर से आप पावर लेके थोड़ा सा दूर जाके लोकल एरिया में जाके दे के आ रहे हो, है ना। इसको हमने इसलिए किया था, बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन करने का ये था क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जनता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो लोकल लेवल पे हमारे पास बहुत सारे लोग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे और हम चाह रहे थे कि लोकल ही लेवल पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऊपर तक आते आते तो बहुत टाइम लग जाता है, तो लोकल लेवल पे सॉल्व हो जाए तो कितना बेस्ट हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन से हमारे देश में जो डेमोक्रेसी की जड़ें हैं वो भी थोड़ी ज्यादा डीप हुई। भाई लोग जो है पहले चीफ मिनिस्टर को जानते थे, नहीं जानते थे, प्राइम मिनिस्टर को जानते थे, नहीं जानते थे, पर अब गाँव के सरपंच को सब लोग जानते हैं, अपने पर्टिकुलर गाँव के सरपंच को सब लोग जानते हैं। तो लोकल लेवल पे डेमोक्रेसी करने से हमारी डेमोक्रेसी और फल और फूल रही है। नेक्स्ट, What method did European use to colonize Africa in the late 19th century? भाई अफ्रीका को कॉलोनाइज किया था यूरोपियंस ने, स्पेशली ब्रिटिश लोगों ने। कैसे किया था 19वीं शताब्दी में? क्या पैतरे लगाए थे? 3 पैतरे लगाए थे। पहला पैतरा लगाया था टैक्सेस बढ़ाने का। भाई अफ्रीका के लोगों के पास क्या था? एनिमल्स थे और लैंड था, उन्हें जरूरत ही नहीं थी पैसे कमाने की। वो कंज्यूमरिज्म वाले कल्चर में थे ही नहीं कि हमारे घर में टीवी हो, फ्रिज हो, ये सब हो, इस सब का उनको था ही नहीं सीन। लेकिन वहां पे जाके उन पे कब्जा करके, उनके लैंड पे कब्जा करके उन पे टैक्स लगा दिया। अब टैक्स करने के लिए तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, टैक्स चुकाने के लिए। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने बिना मन के ब्रिटिशर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया, यूरोपियंस के लिए काम करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट, वहां पे जाके जो उनके इनहेरिटेंस लॉज थे, जो उनके ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस लॉज में उन पे दबदबा बना के उनमें बदलाव लाने शुरू किए। पहले क्या होता था कि एक फैमिली का जो भी पैसा होता था, जो भी लैंड होता था, वो सारे बच्चों में इक्वली बंटता था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूरोपियंस ने क्या किया, अफ्रीका में जाके नया लॉ बना दिया कि आपका फैमिली का जो लैंड है वो आप किसी एक संतान को दे सकते हो। ओनली 1 फैमिली मेंबर विल इनहेरिट इट। तो बाकी जो संतानें हैं आपकी, उन सबको काम करना पड़ेगा क्योंकि लैंड तो है नहीं, लैंड से पैसा आ रहा था, लैंड पे एनिमल जिंदा जी रहे थे, फैमिली का खेती बाड़ी हो रहा था, है ना। सो ये इनहेरिटेंस लॉज में बदलाव कर दिए। तीसरा, रिंडरपेस्ट नाम की एक भयंकर बीमारी अफ्रीका में फैला दी, जिससे 95% अफ्रीका का कैटल जो है मर गया। अफ्रीका के लोग कैटल पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, उनका लाइवलीहुड, जिंदगी जो है कैटल के अराउंड चलता था। जब 95% कैटल ही मर गया तो उन्हें हार मान के ब्रिटिशर्स के लिए, यूरोपियंस के लिए काम करना पड़ गया। सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, इटालियन लोग भी थे, फ्रेंच लोग भी थे, पर ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली उसमें भी डोमिनेट करते थे। नेक्स्ट, सेकुलर स्टेट क्या होता है और इंडिया को सेकुलर स्टेट आप क्यों बोलते हो? सेकुलर स्टेट वो स्टेट होता है बच्चा जो रिलीजन के नाम पे सबको फ्रीडम देता है और रिलीजन के नाम पे कहीं भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता है। अब इंडिया को सेकुलर स्टेट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान की तरह कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान में ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, लेकिन इंडिया में हम सारे रिलीजन को एक समान मानते हैं और ऑफिशियल रिलीजन देश का कोई भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, हम किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं, किसी भी रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंडिविजुअल को
कोई भी रिलीजन, जो भी रिलीजन, वो जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं, अगर वो नहीं भी मानना है, कोई और रिलीजन मानना है तो आज़ादी है किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, फैलाने की, उसके बारे में बात करने की, उसको मानने की पूरी आज़ादी है। इनफैक्ट अगर आपको एथीस्ट रहना है, कोई भी रिलीजन नहीं मानना है, तो उसकी भी आज़ादी है। एट द सेम टाइम रिलीजन के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ये ऑन पेपर हम संविधान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन डी पे आ गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करेंगे, 20 मार्क्स का आएगा ये सेक्शन। जल्दी से देखते हैं मैंने क्या क्वेश्चन डाले। पहला क्वेश्चन है कि इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और कोई 3 प्रैक्टिसेस बता दो जिससे इंडियन एग्रीकल्चर को आप इंप्रूव कर सकते हो। तो 2 पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। पहला वाला पार्ट 2.5 नंबर का मान लो, दूसरा वाला पार्ट 2.5 नंबर का मान लो। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से इंडिया पे काफी असर पड़ा। देखो पुराने जमाने से ग्लोबलाइजेशन से इंडिया पे असर पड़ रहा है। 19th सेंचुरी में इंडिया की जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, वो यूरोपियन कंट्री में बड़ा फेमस हुआ करते थे। इनफैक्ट सिल्क रूट के जमाने में भी हमारे मसाले और हमारा कॉटन बड़ा फेमस हुआ करता था। कॉटन जो है ब्रिटेन में बहुत ज्यादा जाया करता था, ब्रिटेन को हम एक्सपोर्ट किया करते थे एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और उन्हें चाहिए होता था कॉटन। उनके यहाँ के फार्मर्स का कॉटन महंगा था, हमारे यहाँ का कॉटन सस्ता भी था और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो वो हमसे कॉटन लिया करते थे। तब जब मैनचेस्टर में और लिवरपूल नाम के इन जगहों में, यूरोप की इन सिटीज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम कर रहा था, तब हमारे यहाँ के कॉटन प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ करता था। लेकिन 1990 के बाद हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का जो देश पे इम्पैक्ट है, वो थोड़ा सा नेगेटिव भी देखने को मिल गया। 1990 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन के दरवाजे खुले, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन बूम कर गया, इंडिया में ट्रेड जो है हमने एंट्री दे दी, आओ हमारे देश में सामान बेचो, तब हमारे देश के फार्मर्स को नुकसान हुआ। क्योंकि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं वो बेचारे कम फर्टिलाइजर, कम केमिकल अफोर्ड करके सामान उगाते थे। बाहर के देशों से बड़े फैंसी फैंसी फ्रूट्स आते थे, बड़े सुंदर दिखने वाले फ्रूट्स आते हैं और वेजिटेबल्स आती हैं, तो हमारे देश में हमारे फार्मर्स का कॉम्पिटिशन बढ़ गया। तो इंडियन फार्मर फेस न्यू चैलेंजेस। Despite being an important producer of rice, wheat, rubber, cotton, India could not compete against the developed nations with highly subsidized agriculture. Developed nations के पास इतना पैसा होता है ना कि वो अपने फार्मर्स को सब चीज़ डिस्काउंट पे देते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, बीज, सब कुछ, टूल्स, मशीन्स। हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है कि हम इतने सारे फार्मर्स को इतना सब कुछ सस्ते दाम पे दे पाए। सब्सिडाइज का मतलब डिस्काउंटेड। तो हमारे यहाँ के फार्मर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो पोषण तो पूरा होता है क्योंकि हमें खेती करनी आती है, लेकिन वो देखने में इतने फैंसी नहीं होते हैं। और बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने में बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, क्योंकि उस पर छिड़काव होता है कि ये कीड़ा ना लगे, वो कीड़ा ना लगे। तो उससे हमारे फार्मर्स को नुकसान हुआ। देन हम क्या कर सकते हैं भारत के एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए? सबसे पहले तो हाई वैल्यू क्रॉप्स हम लगा सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, इस वक्त इंडिया में वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा ना, जिन्होंने मिल्क रेवोल्यूशन चालू किया था, अमूल जिसका एक प्रोडक्ट था, राइट? उन्होंने ही हमारे इंडिया में पर्पल रेवोल्यूशन को चालू किया है। बच्चा ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। पर्पल रेवोल्यूशन में वो चाह रहे हैं, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि हम लोग लैवेंडर उगाना शुरू करें। लैवेंडर, आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे हो ना कभी, बोरो प्लस बड़ी सारी ऐड में आते हैं, लैवेंडर वाला सोप, लैवेंडर वाला बॉडी लोशन। लैवेंडर ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ऐड होता है, बड़ी महंगी सी क्रॉप है, इसके बड़े पैसे मिलते हैं, दिखता भी सुंदर है, तो बुके वगैरह में भी यूज होता है, डेकोरेशन में भी यूज होता है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है। लैवेंडर का तेल भी निकलता है। तो लैवेंडर हमने उगाना शुरू किया है पर्पल रेवोल्यूशन में। पर्पल कलर का पौधा होता है, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें ज्यादा पैसा मिले, है ना? हम वो क्रॉप उगाए ना भाई, जिसको मेहनत जिसमें कम है और पैसा जिसमें ज्यादा है। सो दीज काइंड ऑफ क्रॉप्स वी हैव टू फाइंड आउट, जिसमें मेहनत कम हो, पैसा ज्यादा मिले, हाई वैल्यू क्रॉप्स। देन 1960s इट वॉज सीन एज अ डिजास्टर। ऑन द अदर हैंड इंडिया इम्पोर्ट सीरियल्स। हमें ट्राई करना चाहिए कि इंडिया जो है सीरियल्स को इम्पोर्ट करे, मतलब जो हमें खाना बनाए जो सस्ता मिल जाता है वो हम बाकी देशों से मंगा लें, महंगी चीज़ें उगाएं ताकि हम देश में फॉरेन एक्सचेंज लाएं। इसके साथ साथ हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं बच्चा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हमारे देश में इतने सारे इंजीनियर्स और हमारे साइंटिस्ट हैं, उससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जिन क्रॉप्स में ऑलरेडी उनके जो बीज हों उसमें कीड़े लगने से बचाव की क्षमता हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, है ना? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी क्रॉप बनाएं जिसमें कीड़े ना लगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें और उस पर ध्यान दें, और पर्पल रेवोल्यूशन जैसे और रेवोल्यूशन चलाएं ताकि हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाएं हम लोग। नेक्स्ट, consequences of environmental degradation do not respect national और स्टेट बाउंड्रीज। जब इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है, जब इन्वायरमेंटल नहीं, जब इन्वायरमेंट, जब यानी कि वातावरण डिग्रेड होता है, तो वो जब उसका असर पड़ता है दुनिया पे, तो वो ये नहीं देखता है कि कौन से देश की बाउंड्री कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कौन से चैप्टर का है, डेवलपमेंट चैप्टर का। बच्चा, कई लोगों को लगता है कि ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का है, नहीं, डेवलपमेंट चैप्टर का है।
तो ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब डिजास्टर्स आते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो इंडिया में आ रहे हैं कि पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो तो आते हैं बस, ठीक है। तो दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। उन्हें नहीं पता होता ना कि आपने लैंड में यहाँ पे इंडिया बनाया हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान बनाया हुआ है। डिजास्टर नेचर को थोड़ी पता है आपकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। तो नेचर तो जब बदला लेने पे आता है तो वो लेता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है और वो एयर पॉल्यूशन जो है मान लो बांग्लादेश या नेपाल में हो रहा है या इंडिया में हो रहा है, तो उसके आसपास के कंट्रीज में भी असर देखने को मिलेंगे। उन्हें नहीं पता कि चलो इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इंडिया में ही रहते हैं, नेपाल में नहीं जाते हैं, नहीं, वो नेपाल में भी सीप इन होगा। सिमिलरली अगर बाकी देशों में कुछ ऐसे चीजें हो रही हैं, ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिनकी वजह से एसिड रेन आ रही है, तो वो एसिड रेन हमारे ताजमहल को भी इफेक्ट डालेगी। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में जाएगी या सिर्फ चाइना में जाएगी, वो इंडिया में भी आएगी, राइट। डिफॉरेस्टेशन अगर ब्राजील में हो रहा है तो उससे रेनफॉल का जो पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है वो पूरे साउथ अमेरिका पे असर डाल रहा है, सिर्फ ब्राजील पे नहीं डाल रहा है। सिमिलरली चाइना में तो बायोलॉजिकल वेपन्स का भी अगर आप देखोगे, कोरोना हुआ था तो पूरी दुनिया में फैल गया, पैंडेमिक हो गया। अभी तो हम यहाँ नेचुरल डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं। तो कुछ भी होता है, अंटार्कटिका के ऊपर जो वो होल बना हुआ है ना, जो हमारी ओजोन लेयर में होल है, वो सिर्फ अंटार्कटिका को थोड़ी इफेक्ट करता है, वो तो पूरी दुनिया पे ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आपको प्रूव करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देने हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दिए हैं जिससे आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ वॉज द सोशल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? पहले विश्व युद्ध के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में क्या बदलाव आया? तो पॉलिटिक्स का पहले बताती हूँ। पहली बात तो आपको ये सेंटेंस लिखना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद इंडिया में नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। पहली बात तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका एक्सपेंडिचर, वॉर पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। हमारे देश की आर्मी पे उसने ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे देश के लोगों को वो जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी तरफ से लड़ाने गए थे। इंडिया का कोई योगदान नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि इंडिया पे कब्जा किए बैठे थे तो वो इंडियंस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेचते थे। बहुत सारे हमारे भाई जो है मारे गए। तब उसके बाद हाँ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी। हमारे जो ये वॉर वाले ईयर्स थे 1913 से लेके 1918, 1914 में वॉर शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले से माहौल बनना शुरू हो गया था। हमारे देश में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई इस वक्त। गांव-गांव में जो है लोगों को फोर्स रिक्रूटमेंट कराया जाता था, जबरदस्ती गांव के बच्चों को जो है आर्मी में भेजा जाता था। खेती करने के लिए घर पे कोई था नहीं, सब लोगों को आर्मी में भेज देते थे जबरदस्ती। तो क्रॉप्स हमारी फेल होने शुरू हो गई थी, खाने की कमी हो गई थी, खाने के प्राइसेस बढ़ गए थे और हमारी थोड़ी किस्मत खराब थी। उसी टाइम पे हमारे देश में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया था, जिससे कुछ नहीं तो 120 लाख लोग मारे गए। सो दिस वाज द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया बैक देन। नेक्स्ट, print did not directly shape their minds but it did open up the possibility of thinking differently। ये एक सेंटेंस है जो आई थिंक कौन से चैप्टर से, प्रिंट रेवोल्यूशन से उठाया गया है और आपको ये एनालाइज करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन के केस में। पहली बात तो सेंटेंस क्या बोल रहा है? सेंटेंस बोल रहा है कि प्रिंट ने डायरेक्टली लोगों का दिमाग नहीं बदला, लेकिन हाँ डेफिनेटली प्रिंट की वजह से नई नई पॉसिबिलिटी सामने आने लगी। बिल्कुल सही बात है। प्रिंट से डायरेक्टली लोगों का ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने किताब पढ़ी और किताब में लिखा था चलो फ्रांस पे रेवोल्यूशन करते हैं और लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन प्रिंट की वजह से जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हुआ करते थे, रूसो, वोल्टेयर्स, है ना, मॉन्टेस्क्यू, इनकी जो बातें थी वो लोगों तक पहुंचने लगी। और इनकी बातों में लिखा होता था कि चर्च पे अंधविश्वास मत करो, या एक तरीके से राजा पे जो है ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। तो ये सारी बातें जो हैं लोगों तक पहुंचने लग गई और लोग जो है दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लग गए। जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था इतने हजारों सालों से, उस ट्रेडिशन के अलावा वो दुनिया को देखने लग गए, ओपन आइज से, क्रिटिकल आइज से देखने लग गए। दूसरा पॉइंट, प्रिंट की वजह से एक नया कल्चर बन गया था, एक माहौल बन गया था जहाँ पे लोग जो है डिस्कशन किया करते थे पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में। इससे पहले लोग जो है अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे, अब जो है उनकी आंखें खुली, उन्हें दिखा कि सोसाइटी में क्या क्या इनइक्वालिटी है और वो उसे डिस्कस करने लग गए। नेक्स्ट, लिटरेचर दैट मॉक द रॉयल्टी। अब धीरे धीरे 19वीं शताब्दी तक आते आते तो 18वीं शताब्दी तक आते आते ऐसी लिटरेचर, ऐसी किताबें छपनी शुरू हो गई थी जिसमें राजा और रानी को ना कार्टून की तरह दिखाया जाता था। इससे पहले ना यूरोप में राजा को भगवान का रूप माना जाता था, राजा या रानी को डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, मतलब कि भगवान ने ऑर्डर दिया है, तो एक तरीके से भगवान का रूप माना जाता था। आज भी ब्रिटेन में रानियां चलती हैं, राजा रानियों का चलता है, खानदान राज कर रहा है, वहां पे अभी भी उन्हें भगवान का रूप ही माना जाता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन वाला जो कल्चर था वो खत्म हुआ। जब राजा और रानी को कार्टून की तरह प्रेजेंट किया गया तो लोगों की आंखें खुली कि यार जब राजा गलत काम करेगा तो हम डांट भी लगाएंगे, राजा अच्छा काम करेगा तो हम शाबाशी भी देंगे। तो वोल्टेयर, रूसो और इन सारी चीजों की वजह से चर्च का प्रोपेगेंडा या राजा का प्रोपेगेंडा लोगों के सामने आया
और लोगों ने खुली आंखों से चीजें देखी। ऐसा नहीं है कि उनके पास राजा के व्यूज नहीं आते थे। जहां प्रिंट कल्चर में मॉन्टेस्क्यू की बातें या रूसो की बातें चलती थी, वहीं राजा की भी किताबें छपती थी, चर्च भी अपनी किताबें छापता था, लेकिन लोगों ने वो पर्सपेक्टिव पिक किया जो उन्हें ज्यादा समझ में आया, और स्वरूप ये था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी किताब ने लोगों को भड़काया, बट लोगों ने खुद ने अपना सच चूज किया, और उन्हें राजा और चर्च की बातों से ज्यादा विश्वास रेवोल्यूशन की बातों पे हुआ। नेक्स्ट सेक्शन यू पे आ गए, केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फुल स्क्रीन जा रही हूं मैं, ठीक है। Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male-dominated societies. Long struggles by women have created. ये कह रहा है कि औरतों का केस अगर ले लो तो बहुत सारी दुनिया में सोसाइटीज जो हैं अक्सर आदमी डोमिनेट करते हैं। औरतों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपनी रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ संघर्ष किया है, और अब जाके उन्हें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें हमेशा अच्छे से ट्रीट की जाती हैं या रिस्पेक्ट से ट्रीट की जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब औरतों के लिए ज्यादा आसानी हो गई है अपनी बात को आगे रखने में, टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ एक्सेप्टेबल लीगली एंड मॉरली। पहले तो उनके खिलाफ जो अत्याचार होता था वो लीगली इनकरेक्ट भी नहीं माना जाता था, अब कम से कम लीगली इनकरेक्ट तो माना जाता है। एक नॉन डेमोक्रेटिक देश में लीगल बेसिस नहीं होता किसी भी बात का। अगर आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम है, डिग्निटी है, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई आंच आ रही है, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो उस बात का कोई लीगल बेसिस नहीं होता है, कोई मॉरल बेसिस नहीं होता है। लेकिन कास्ट इनइक्वालिटीज का भी ऐसा ही था इंडिया में। पहले भी कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज होती थी, कास्ट के नाम पे अत्याचार होता था, लेकिन पहले वो इलीगल नहीं माना जाता था। जब इंडिया डेमोक्रेटिक हुआ तो औरतों के प्रति जो अत्याचार होता है वो भी इलीगल हो गया, और कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज भी हमारे देश में इलीगल हो गई। और अब जो है हमारे देश में डिसएडवांटेज सेक्शन या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट ग्रुप्स को हम सोसाइटी में इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं। देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज। अभी भी एक आधा इंस्टेंट हमारे सामने जरूर आता है जहां कास्ट के नाम पे अत्याचार हो रहा होता है, लेकिन अब उसकी लीगल फाउंडेशन है। अब अगर कहीं अत्याचार होता है तो लोग आवाज उठा पाते हैं, और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ये जो रिकग्निशन है ये डेमोक्रेसी में अधिकारों से ही मिलता है। अब इस पे क्वेश्चन कर ले, एक डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है? तो डेमोक्रेसी लोगों को इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ द सिटीजन एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। देन कोई दो तरीके बताओ जिससे डेमोक्रेसी में डिग्निटी और फ्रीडम लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला आप बता दोगे कि डेमोक्रेसी में जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट ग्रुप्स होते हैं उन्हें इक्वल स्टेटस दिया जाता है बाकी कास्ट ग्रुप के साथ, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनके खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। फिर भी होता है सोसाइटी में, एटलीस्ट हम लीगली ट्राई जरूर करते हैं। दूसरा पॉइंट, इंडिया में औरतों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के लिए हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी औरतों को इक्वल स्टेटस और रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है कि रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। बिल्कुल बात है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब जब देश की 50% जनता ही औरतें हैं तो उन औरतों का ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा, राइट? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक्सेस और टू एन इनहेरिटेड और सेल्फ जनरेटेड इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर मीन्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी में औरतों का उद्धार करना डेमोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट इज वाई वी हैव बीन डूइंग एंड अदर नेशंस हैव बीन आल्सो ट्राइंग। तो औरतों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देना, सिविल राइट्स देना, इकोनॉमिक राइट्स देना, दीज आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज women are 50% of the population that make democracy democracy. नेक्स्ट एक और केस है मेरे पास, ये भी कर लेते हैं। ये मूवमेंट जो है स्टार्ट हुई मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन से। शहरों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया, एक सेकेंड, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने भी रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया। मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस हुए, बाकी जगह नहीं हुए। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने, जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन्होंने काउंसिल में इलेक्शन किए क्योंकि वो चाह रहे थे कि कुछ पावर गेन कर ले। वो अकेली नॉन ब्राह्मण पार्टी थी तो उन्हें वो करना भी जरूरी था, वरना नॉन कॉपरेशन का जो इफेक्ट है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी देखने को मिला, काफी ड्रामेटिक तरीके से देखने को मिला। इससे पहले हमारे देश में बहुत सारा फॉरेन गुड मंगवाया जाता था, नॉन कॉपरेशन की बदौलत फॉरेन गुड को बॉयकॉट कर दिया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया गया, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज बॉनफायर्स हुआ करती थी जिनमें फॉरेन के क्लॉथ को बर्न किया जाता था। फॉरेन क्लॉथ का जो इम्पोर्ट है, देश में मंगाने का जो सिलसिला है, वो आधा हो गया 1921 से 1922 के बीच में। उसकी वैल्यू जो है पहले 102 करोड़ हुआ करती थी, एक साल के अंदर अंदर 57 करोड़ हुए, मतलब कि 57 करोड़ रुपए का कपड़ा मंगाया जाने लग गया। पहले जो है 102 करोड़ का मंगाया जाता था।
बहुत सारी जगह पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने मना कर दिया कि वो फॉरेन गुड्स और फॉरेन चीज़ों से डील नहीं करेंगे। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे एनसीएम स्प्रेड किया, नॉन कॉपरेशन, लोगों ने अपने इम्पोर्टेड क्लोथ, जो उनके बाहर के विदेशी क्लोथ थे, उसे डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, भारत का बना हुआ कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, और इसी वजह से इंडिया की टेक्सटाइल और इंडिया के हैंडलूम का थोड़ा सा भला हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब क्वेश्चन है कि जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट क्यों नहीं किया? भाई उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। उस जमाने में कास्ट बेस इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज में अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बोलबाला हुआ करता था। जस्टिस पार्टी को लगा कि यही मौका है, नॉन कॉपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉन ब्राह्मण पॉलिटिकल पार्टी काउंसिल इलेक्शन में कुछ अच्छा करके दिखाए, ताकि वो अपने आप को जो है सिमिलर रिस्पेक्ट डिमांड कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ड्रामेटिक? इसमें आप लिख सकते हो कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया, मर्चेंट्स ने बोला हम बाहर का सामान नहीं बेचेंगे, आधा हो गया हमारे फॉरेन क्लॉथ को हम जो मंगाते थे वो ट्रेड हमारे देश में आधा हो गया, इंडिया की खुद की टेक्सटाइल मिल्स और खुद का हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बॉयकॉट मूवमेंट ऑन द फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड। पहले जो है टेक्सटाइल ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, 102 करोड़ रुपए का कपड़ा मंगाते थे हम बाहर से 1921 और 1922। नॉन कॉपरेशन का जो एक साल था उस टाइम पे ये आधा हो गया। लोग जो है अपना पुराना कपड़ा जो होता था, जो उनका विदेशी माल होता था, वो बॉनफायर्स में जलाने लग गए, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने लग गए, और उन्होंने बोला कि अब से हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे। नेक्स्ट सेक्शन एफ पे आ गए, जहां पे हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल आपके इसी पैटर्न पे है। कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो पहले मैं डॉट लगा देती हूँ। नहीं, एक सेकेंड, हाँ, जहां पे ए मार्क है वो वाली जगह है जहां पे नॉन कॉपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया था, तो दिस इज बच्चा योर चौरी चौरा। और बी जो है जलियांवाला बाग है, मैं ना अच्छे से मार्क कर देती हूँ। ये आपको लग रहा है हरियाणा राजस्थान में तो नहीं मार्क कर दिया मैम ने? नहीं नहीं, पंजाब में ही करना चाह रही हूँ मैं। दिस इज योर अमृतसर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको तीन चीज, इन तीनों में से कोई दो करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे है पैरादीप पोर्ट, ककरापारा एंड लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो यहाँ पे कोई भी दो आप उठा लो। मैं मान लो लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट और पैरादीप पोर्ट करके दिखा रही हूँ। पैरादीप है आपका यहाँ पे, एंड लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, स्पेलिंग मैं चेक कर रही थी, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बस ए आएगा, ककरा पारा। इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो अक्सर हिंदी नाम के आगे या इंडियन नाम के आगे हम ए लगा देते हैं, नॉट रियली हिंदी में भी, बाकी लैंग्वेजेस में भी लगा देते हैं। दिस इज योर ककरापारा। ठीक है, तो कोई भी दो करने हैं आप कर लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वो जरूर लीजिएगा। एंड ऑसफल बुक्स के भी लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, विच इज दी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, चलो दो ले लो, एक जूट का दे दो लीडिंग प्रोड्यूसर और एक शुगर केन का दे दो। ठीक है, ये दो लीडिंग प्रोड्यूसर मुझे दे दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।